अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी के हवाले से आखिरी लेक्चर है, जिनमें हम उनका एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू वो डिस्कस करेंगे। इस थ्योरी का एज अपना ज़ाती कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है, बल्कि ये उनकी जो ब्रॉडर फ़िलासफ़ी है क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म की, जिसमें उनकी 3 थ्योरीज हमने डिस्कस की, थ्योरी ऑफ एलियनेशन, थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये उसी ब्रॉडर फ्रेमवर्क में फिट होती है और इसमें जस्ट कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं जो समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये उनकी बाकी के 3 थ्योरीज में काफ़ी यूज़ होती हैं। ठीक है, तो जस्ट उन टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं जल्दी से और एक बेसिक सेंस बना लेते हैं कि लेबर थ्योरी का वैल्यू का आइडिया क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है जो बार बार कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी में आई थी, आपने पढ़ा, वो कमोडिटी की है। और हम कमोडिटी को डिफाइन कर भी चुके थे, लेकिन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू में कार्ल मार्क्स ने बेसिकली इसको फॉर्मली डिफाइन किया था कि कमोडिटी एक ऐसा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसी चीज होती है दैट सेटिस्फाइड वांट्स और नीड, जो हमारी मटेरियल नीड्स हैं, मटेरियल ख्वाहिशात हैं, उनको जो है सेटिस्फाई जो चीज़ करती है वो एक कमोडिटी होती है। ठीक है, और ये हमारी मटेरियल ख्वाहिशात क्या हो सकती हैं, लाइक खाना पीना, लाइक रोटी, कपड़ा, ये बैठने के लिए मेरे पास जो ये चेयर है, लिखने के लिए जो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, टेबल यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो ट्रैवलिंग के लिए कार यूज़ करता हूँ, ये सारी हमारी डिफरेंट नीड्स फुलफिल कर रही है ना, तो ये कमोडिटीज़ हैं। फिर कार्ल मार्क्स 2 टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं कमोडिटी के लिए, यूज वैल्यू की और एक्सचेंज वैल्यू की। ठीक है, commodities have a use value that consists of their capacity to satisfy such wants and needs। यानी कि किसी commodity की ये capacity जितनी ज़्यादा होगी कि वो कितनी ज़्यादा needs satisfy कर सकती है, उतनी ही उसकी use value ज़्यादा होगी। इसके बरक्स exchange value क्या होती है? एक्सचेंज वैल्यू को हम मॉनेटरी वैल्यू भी कहते हैं, जो कि हम डिफरेंट कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करने के हवाले से मार्केट में जब उनकी एक रिलेटिव जो है वर्थ आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी रिलेटिव वैल्यू जो है वो डिटरमिन करते हैं, वो एक्सचेंज वैल्यू होती है। यानी कि द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इन रिलेशन टू अदर कमोडिटीज़ इन द मार्केट। ठीक है, और ये मेजर की जाती है ये रिलेटिव वर्थ इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कमोडिटी की एक्सचेंज वैल्यू होती है कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई चीज़ महंगी है, कोई एक गाड़ी महंगी है, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कोई चीज़ सस्ती है उसके लिए कम पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जो मनी के दरमियान में एलिमेंट है, ये उनकी रिलेटिव एक्सचेंज वैल्यू को डिटरमिन कर रहा है, राइट, कि मार्केट में ये 2 चीज़ें इंटरचेंजेबल जो है वो इस रेट के हिसाब से हैं, इसकी एक्सचेंज वैल्यू इतनी है बाकी कमोडिटीज़ की निस्बत। तो ये 2 टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज थी। अब कार्ल मार्क्स ये टर्मिनोलॉजी बताने के बाद हमें इस थ्योरी में बताते हैं कि एक्सचेंज वैल्यू को मेजर करने का मयार क्या होना चाहिए, ये कैसे डिटरमिन किया जाए कि हमारे पास 2 चीजें हैं तो किसकी वर्थ जो है वो कितनी ज्यादा है, किसकी कम है, उसको मेजर करने का जो स्केल है वो क्या होगा। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि रिलेटिव वर्थ जो है ना डिफरेंट कमोडिटीज की, वो उसके लिए हमें उनमें कोई कॉमन फैक्टर जो है वो तलाश करना पड़ेगा जो दोनों कमोडिटीज में जो है वो कॉमन हो, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो सब कमोडिटीज में कॉमन हो, क्योंकि उसी कॉमन प्रॉपर्टी के लिहाज से, पैरामीटर के लिहाज से ही हम फिर उनकी जो रिलेटिव वर्थ है वो डिटरमिन कर पाएंगे। और वो कॉमन प्रॉपर्टी, वो कॉमन एलिमेंट जो है वो कार्ल मार्क्स जो आइडेंटिफाई करवाते हैं, वो ये करवाते हैं कि सारी कमोडिटीज में एक बात जो है वो मुश्तरक है कि ये सारी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, ये किसी वर्कर ने अपनी लेबर से, अपनी मेहनत से जो है वो बनाई है हर कमोडिटी, राइट। तो इसलिए कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि एक वैल्यू जो है कमोडिटी की वो इस बात से डिटरमिन की जानी चाहिए कि कितनी अमाउंट ऑफ लेबर जो है वो स्पेंड हुई है उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, जिसमें एक वर्कर की ज्यादा लेबर जो है वो लगी है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एक्सचेंज, जिसकी लेबर जिसमें कम लगी है उसकी एक्सचेंज वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए, और इस हिसाब से वो रिलेटिवली ट्रेड होनी चाहिए मार्केट में। ठीक है, ये आइडियाज तो आपको समझ में आ गए कि कमोडिटी क्या है, यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू क्या है, और कार्ल मार्क्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक्सचेंज वैल्यू कैसे मेजर की जानी चाहिए। इस थ्योरी की अब इंपॉर्टेंस क्या है इन सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज की। इनकी ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये कोई प्राइस डिटरमिन करने का जो है वो मैकेनिज्म दे रहे हैं कार्ल मार्क्स एज एन इकोनॉमिस्ट, जो कि मार्केट में जो है वो इकोनॉमिस्ट यूज कर सकते हैं
प्राइस तय करने के लिए, बल्कि वो एक्चुअल जो उनका मकसद था ये सारी चीजें बनाने का, वो ये बताना चाह रहे थे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में किस तरह से लेबर क्लास को जो है वो एक्सप्लॉइट किस तरह से करते हैं कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, वो बेसिस बनाई है उन्होंने यहाँ, और वो हम देखते हैं कि उन्होंने कंक्लूजन कैसे ड्रॉ किया कि किस तरीके से ये जो लेबर के जो प्रिंसिपल है उसको बेस बनाते हुए कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट करती है। ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं। तो वो कैसे लेबर क्लास एक्सप्लॉइट की जाती है वो कार्ल मार्क्स बताते हैं कि जो यूजुअली यही होना चाहिए, फेयर जो है मैकेनिज्म है वो यही है कि वर्कर्स मस्ट बी कॉम्पनसेटेड फॉर द अमाउंट ऑफ लेबर दे एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी, राइट, कि वर्कर्स को जितनी अमाउंट ऑफ लेबर उन्होंने लगाई है उसी हिसाब से उन्हें कॉम्पनसेशन भी उनकी मिलनी चाहिए। जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा लेबर लगी है, उतनी ही जो है वर्कर को कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। लेकिन जो कैपिटलिस्ट है, सरमायादार है, वो क्या करता है कि एक तो उसकी जो डिजायर होती है वो होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, मनी एक्यूमुलेट करने की। उसकी ये डिजायर नहीं होती कि मैं कोई यूजफुल कमोडिटीज प्रोड्यूस करूं जो माशरे का ओवरऑल भला करें, बल्कि ही इज ड्रिवन बाय अ डिजायर टू एक्यूमुलेट मनी एंड मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स। तो इस वजह से कैपिटलिस्ट ये करता है कि क्योंकि उसके पास ये पावर होती है कि वो वर्कर्स के वेजेस डिटरमिन करता है, उनके वर्किंग आवर्स डिटरमिन करता है, तो वह एक्सप्लॉयट इस तरीके से करता है वर्कर्स को कि उनसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेबर जितनी वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है वो करता है, और उसके बदले में उन्हें वो वेजेस जितने कम दे सकता है वो देता है, वर्किंग आवर्स उनसे जितने ज़्यादा निकलवा सकता है वो निकलवाता है, वर्किंग कंडीशंस उनकी बहुत मिजरेबल रखी जाती हैं। स्पेशली कार्ल मार्क्स के ज़माने की ये बात है कि जो माइंस में काम करते थे लोग, फैक्ट्रीज में काम करते थे, उनका जो वर्किंग आवर्स है दिन में 12-12, 13-13 घंटे होते थे। ठीक है, कोई उन्हें छुट्टी का तसव्वुर नहीं था, लीव्स का तसव्वुर नहीं था, जितनी उनसे लेबर एक्सट्रैक्ट की जा सकती थी वो की जाती थी, और उनकी वेजेस जो है ये मिनिमम वेज का भी कोई तसव्वुर नहीं था कि एटलीस्ट इतनी मिनिमम वेज वर्कर को मिलनी चाहिए, बल्कि सरमायादार जितनी कम से कम उन्हें दे सकता था वो देता था। ठीक है, तो इस वजह से ये एक तो 3 काम करता था। नंबर 1 वेजेस अपनी मर्जी की, नंबर 2 वर्किंग कंडीशंस उनकी बहुत मिजरेबल, और नंबर 3 उनके वर्किंग आवर्स जो है वो ज्यादा, ताकि इन 3 तरीकों से उससे जितनी मैक्सिमम लेबर एक्सट्रैक्ट हो सकती है वो निकाली जा सके कम से कम प्राइस पे। और फिर दूसरा जो सरमायादार एक काम करता था वो ये कि वर्कर से तो ये सारा कुछ निकलवा लिया, वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली, लेकिन जो एक्चुअली उसको बेचना है ना वो प्राइस भी कैपिटलिस्ट अपनी मर्जी की रखता था। ठीक है, इतनी हायर प्राइस रखता था जो कि कोरस्पॉन्डिंग जितनी लेबर एम्प्लॉय हुई है उस चीज को बनाने में उससे वो काफी ज्यादा होती थी। ठीक है, जिसको बेसिकली प्रॉफिट कहते हैं, राइट, कि एक चीज बनाने में जो है वो इनपुट जो है वो कितनी लगी है, और ये कि वो चीज एक्चुअली सेल किस चीज पे की जा रही है। इन दोनों के डिफरेंस को ही जो है हम नॉर्मल इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में प्रॉफिट कहते हैं। और सरमायादार की ये कोशिश होती है कि वो ये जो सेलिंग प्राइस है वो भी ज्यादा से ज्यादा रखे ताकि जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज हो सके, और वर्कर को वो उसका बेयर मिनिमम दे रहा है, सिर्फ इतना कि जिससे वो बेयरली अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है, और ये जो सारा प्रॉफिट है सरप्लस वैल्यू है। इसके लिए सरप्लस वैल्यू की टर्म कार्ल मार्क्स ने यूज की है, यानी कि एक्चुअल जो वैल्यू बनती है जितनी लेबर गई है उससे ऊपर का जितना डिफरेंस है सरप्लस वैल्यू यानी कि प्रॉफिट है वो सारे का सारा सरमायादार की जेब में जाता है, उसमें से वर्कर को प्रॉफिट में से कोई उसका ड्यू शेयर नहीं मिलता। ठीक है, तो ये जो है ना इस तरीके से सरमायादार प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है अपने आप का, ये सारा कैपिटल जो है ये मनी है ये एक्यूमुलेट करके रखता है, और वर्कर्स को उनका कतन ड्यू शेयर नहीं देता, वेजेस कम रखता है, वर्किंग कंडीशंस मिजरेबल रखता है। तो ये वो बेसिकली बेसिस है नोशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की कार्ल मार्क्स के आइडिया में, कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट क्लास एक्चुअली इन टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज की बुनियाद पे आइडिया ऑफ लेबर, आइडिया ऑफ कमोडिटी समझा के कार्ल मार्क्स हमें समझाता है कि किस तरीके से वर्किंग क्लास जो है वो एक्सप्लॉयट होती है। ठीक है, तो ये आइडिया को आपने स्टडी करना है इन कंजंक्शन विद द ब्रॉडर फिलॉसफी ऑफ कार्ल मार्क्स, जिसमें उसकी बाकी थ्योरीज भी हैं, और उनमें ये चीज फिट इन होगी कि किस तरीके से वर्किंग क्लास एक्सप्लॉयट होती है, और वो कंट्राडिक्शन क्या है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाली, जिसकी वजह से ये कैपिटलिस्ट सिस्टम कार्ल मार्क्स के बकौल स्टेबल नहीं है और वर्किंग क्लास के खिलाफ राइज करेगी। ठीक है, तो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टॉपिक ऑफ कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह मैक्स वेबर की फिलॉसफी को सोशियोलॉजी के हवाले से जो रेलिवेंट है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू।